दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं झूसी की पावन धरती पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी मुन्ना पंडित जी उपस्थित हैं। आज एक जोरदार विषय पे जिससे हमारे समाज में सभी वर्गों को लिए बहुत ही कष्टदायक स्थिति में हमारे तत्कालीन सरकार ने हम लोगों को लाके खड़ा कर दिया है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और लगभग सारे समाज के बच्चे, सारे वर्ग के बच्चे पढ़ाई करते हैं, और उसी पर आज यूजीसी का एक मामला आया जिसका आप लोग निरंतर वीडियो भी देख रहे हैं। सारे छात्र प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं हर जगह सोशल मीडिया पे। केवल और केवल यूजीसी का ही मामला इस समय चल रहा है। उसी विषय को लेकर हम आज सोशल वर्कर भाई साहब के साथ उपस्थित हैं और इन्हीं से वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, इससे क्या प्रभाव हमारे समाज के उन वर्गों को पड़ेगा जो निरंतर पढ़ाई लिखाई करने के लिए समाज में आगे बढ़ते रहते हैं और एक सपना सजाए रखते हैं अपने परिवार और परिजनों के लिए। तो आइए हम उन्हीं से रुख करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भैया, हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं मुन्ना पंडित, त्रिवेणीपुरम झूसी, प्रयागराज का निवासी हूँ। जय श्री राम, जय परशुराम। आपका यह चेहरा निरंतर समाज में देखा जाता है। आप जमीन स्तर से ऐसे ऐसे समाज के उन तख्तों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां पर हमारे तत्कालीन नेता पहुंच नहीं पाते हैं, उनके या तो शायद पहुंचना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपका चेहरा निरंतर ऐसे समाज, ऐसे वर्ग भी देखा जाता है जो पीड़ित है, वो दलित समाज हो या स्वर समाज हो, आपका चेहरा देखा जाता। क्या भाव है इसके पीछे? फिर उसके बाद मुद्दे पे आएंगे। हमारा भाव सभी के लिए सामान्य है, सभी के लिए अच्छा हम सोचते हैं और अच्छा सोचने के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और हमको किसी भी समाज से कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है समाज से, और न हम किसी समाज के बारे में गलत, हमारा कोई भी मतलब किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, ठीक है। और मैं इस समय अपने समाज के लिए खड़ा हूँ, इसलिए कि हमारे फॉरवर्ड श्रवण समाज के जितने भी लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार की इस नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहीं न कहीं इस समय चर्चा में चल रहे यूजीसी की नीतियों की बात कर रहे हैं। जी। तो सरकार ने इस पे जो एक्शन लिया है उससे एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग जैसे छात्रों को कितना लाभ पहुंचेगा या कितना नुकसान होगा, कुछ बताना चाहें? ये जो यूजीसी का मामला इस समय चल रहा है, यूजीसी जो है हमारे ही समाज को इससे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हानि है, लाभ है ही नहीं है, ठीक है। हानि है, यूजीसी लाने के बाद हमारे बच्चे किसी भी समाज के लोग अगर आके हमारे बच्चों को बोल दिए कि ये हमको गाली दिए, ये हमको क्या कहते हैं गलत बोले, तो इस उठा पर जो है उनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, ठीक ना। हमारे बच्चे ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, पढ़ने नहीं पाएंगे। तो मैं इस समय जो बैठा हूँ अपने समाज के लिए बैठा हूँ, अपने समाज के लिए मैं लड़ूंगा, ठीक है। और यूजीसी मेरा सरकार से यही मांग है कि इसे वापस ले, और नहीं अगर वापस लेती है तो हम इसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे भाई साहब ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? जो बच्चे हैं ग्रामीण को हों या शहर के हों, जो पढ़ने जाएंगे, बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर मान लीजिए दूसरे समाज के लोग हमारे बच्चों को गलत ढंग से फंसा दिए तो बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बच्चे जो है इसके चलते आत्महत्या कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। भाई उनको अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उनको उनके खिलाफ FIR कर लिया गया, वो पढ़ने नहीं पाएंगे तो उससे हमारे बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, कई हत्या देखी भी गई हैं। हमारे बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। तो इसलिए हम यूजीसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और जहाँ तक लड़ना होगा वहाँ तक लड़ेंगे। या तो सरकार वापस ले, अगर वापस नहीं लेती है तो इसके लिए हम लोग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। लेकिन समाज में कहीं न कहीं ये बात होती है कि इस समय तत्कालीन सरकार जो चल रही वो केवल श्रवणों की सरकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार सभी की है,
चाहे बैकवर्ड हो, एससी हो, सरवण हो, कोई भी हो, फॉरवर्ड हो, सभी का है ऐसा। और हाँ, इतना था कि हम लोग मानते थे कि सरकार हमारी है, और हम लोग आज तक इस सरकार का साथ देते आए हैं और निरंतर साथ देते आए हैं। हम लोग आज तक नहीं जाने कि और कोई पार्टी है या क्या है, कैसे है, क्योंकि हम लोग तो जय श्री राम वाले थे, ठीक है ना, जय श्री राम वाले थे। तो हम लोगों को जय श्री राम मिल गए, और जय श्री राम के नाम पर आज 20 साल से राज कर रहे हैं। अब पूरा हो गया, मोदी जी को वहाँ पर जो है पूरा समाज मिल के वहाँ पहुँचाया, और आज मोदी जी जो हैं पूरा बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल खुला, ये सुनिए आप, टोटल बैकवर्ड की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वो अभी इतना बड़ा एक समाज है हमारा, उस समाज में इस यूजीसी के मामले से लेकर बहुत वो भूचाल सा हो गया है कि ये एक वर्ग को सीधा सीधा बांट देना, काट देना, इससे समाज में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर दो तरीके से लोग देखने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल देखने तो लगेंगे। समाज में इससे बिल्कुल देखने लगेंगे। समाज में क्या फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल देखने लगेंगे हम। संजय, इसको ले जाओ। समाज में एक्चुअली क्या है, समाज में इससे बहुत बुरा फर्क पड़ेगा, और हमारे समाज के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, ठीक ना, हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे हम फॉरवर्ड में ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य और क्या कहते हैं, कायथ, मतलब श्रीवास्तव हैं, ये 4 समाज के जोड़ के हम फॉरवर्ड बनाए गए, और ये चारों समाज जो है बीजेपी के बहुत बड़े जो है सपोर्टर थे, और क्या कहते हैं, हम लोग बीजेपी के साथ पूरा दिए, और आज बीजेपी ही हमारे साथ गलत कर रही है, ठीक ना, और ये मोदी जी का नीति हमारी अब समझ में नहीं आ रहा है। आपने मोदी जी की नीति की बात की, यदि यूजीसी का यह मामला वो उससे बैक नहीं होते तो क्या सामने आने वाले चुनाव 2027 में इसका फर्क नहीं, 2027 में इनका घोर विरोध करेंगे हम लोग, और 2027 में इनको हराएंगे। उसके बाद जो भी चुनाव आएगा उसमें इनको हराएंगे, इनको हम इनके साथ नहीं रहेंगे। चलते चलते हम थोड़ा सा माघ मेले में इस समय आचार्य जी हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, उसके विषय में कुछ कहना चाहें? अब उसके विषय में कहना है कि शंकराचार्य जी मतलब स्नान करना चाहते थे अपने लाव लश्कर के साथ, तो उनको रोका गया। उनके साथ ऐसा व्यवहार किए प्रशासन ने, उनको भाई उनकी शिखा वगैरह पकड़ के खींचा गया, जो हमने सुना और सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हुई। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी साधु समाज से आते हैं, लेकिन हाँ, एक साधु के साथ इतनी बड़ी घटना, उन्हीं के शासन प्रशासन, वो डीएम साहब इस समय जो है कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने डीएम को थोड़ा सा लगाम कसे, तो योगी जी ने थोड़ा सा लगाम ढीला कर दिया जी। तो प्रशासन उन्हीं की है और फिर सत्ता में है, लेकिन एक साधु संत के साथ इतना बड़ा घटना करना क्या शोभा देता है? ऐसा नहीं, ऐसा शोभा नहीं देता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और रही बातें योगी जी की, तो योगी जी को जो है शंकराचार्य जी से बात करके और उनको अपने साथ जो है अपनी थोड़ा सा क्षमा याचना करना चाहिए, क्योंकि उसी समाज से योगी भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसा योगी जी करना जरूरी था, लेकिन नहीं किए। क्या बात है वो तो हम लोग क्या बताएं, लेकिन उनको क्षमा याचना करके अपने समाज में जोड़ना चाहिए, समझ के था। ऐसा कहीं ना कहीं एक साधु महात्मा को भी राजनीति से जोड़ रहे हैं यहाँ प्रयागराज में, ये देखिए साधु महात्मा को तो सही ये बात है कि राजनीति करना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। साधु महात्मा हैं, चाहे वो क्या कहते हैं शंकराचार्य जी हों, हाँ, और चाहे वो महामंडलेश्वर, कोई भी साधु महात्मा हो, उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। उनको सनातन का जो है प्रचार करना चाहिए, और हमारे समाज के लिए साधु महात्मा बने हैं, सभी समाज के लिए बने हैं, तो समाज के रक्षक हैं वो, ना कि समाज के भक्षक। साधु महात्मा को राजनीति नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो यूजीसी के इस मामले को लेकर हम फिर वापस आते हैं। आज समाज में इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है यह मामला, निरंतर आप हर दूसरी रील यूजीसी को देख रहे हैं। क्या हमारा ये जो फॉरवर्ड समाज है वाकई में एकजुट हो पाएगा मोदी जी के इस मामले को पीछे लेने के लिए? एकजुट होंगे और होना पड़ेगा। नहीं एकजुट होंगे तो उसके लिए सभी भोगने के लिए तैयार रहें। एकजुट होना पड़ेगा,
और एकजुट होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा और इसको लड़ा भी जाएगा और हम लोग एकजुट हैं भी, ठीक है। हम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर ही लड़ाई लड़ेंगे और इसको जो है यदि वो वापस ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो इसको लड़ा जाएगा और इसको उनको वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा तो 2027 में आप सामने नतीजा देखेंगे क्या होता है। सामने 2027 की आपने चर्चा की, चलते चलते क्या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप भविष्य में 2027 में या फिर भविष्य में कभी चुनाव लड़ना चाहेंगे, देश की सेवा करना चाहें? आप सोशल वर्कर हैं, वैसे भी आपकी एक लॉबी है, लोग आपको मानते जानते हैं, तो क्या आप एक पद पे रहकर सेवा करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम समाज का सेवा कर रहे हैं और अभी हम समाज का सेवा करेंगे। अब जनता जब उस लायक समझेगी कभी भविष्य में तो वो अलग की बात है, लेकिन अभी हम समाज सेवक हैं, समाज का सेवा ही करते हैं। और मान लीजिए जनता आपके पीछे एक लॉबी है, ये आपका बड़प्पन है कि आप नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन अक्सर हम लोग मार्केट में रहते हैं, जानकारी मिलती रहती कि भैया बहुत काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, दुख सुख में आप हमेशा नजर आते भी रहते हैं। तो यदि भविष्य में आपको चुनाव लड़ना होगा तो आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे चुनाव? अभी इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक ना। अभी इसके लिए अभी हम समाज का सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा ही करेंगे और आगे देखा जाएगा। चुनाव तो वैसे भी बहुत गंदी राजनीति है, ठीक है, बहुत गंदी राजनीति है, कोई अपना नहीं समझता है राजनीति में, कोई किसी का नहीं है, लेकिन आगे देखा जाएगा। अभी समाज की सेवा ही करना हम सामने, जैसा कि अभी हमारी बात भैया जी से हुई तो यूजीसी पे ही चर्चा चल रहा है, तो क्या आपके विचार हैं यूजीसी के इस मामले को लेकर? मैं मनोज मिश्रा, यूजीसी का जो ये काला कानून कहो या शरिया कानून कहो या सवर्ण को बिल्कुल हाशिए पे ढकेलने वाला ये कानून है और इस कानून के आने से आज पूरा सवर्ण समाज बहुत आहत है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का कोई कानून एकाएक बिना मीडिया की जानकारी के उसके ऊपर थोप दिया जाएगा। जब उस कानून के बारे में या उसके तह तक हम जाते हैं तो हम पाते क्या हैं? हम पाते ये हैं कि हर समाज को जातिगत एक लड़ाई मिलेगी, गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट जो मिलेगा वो जात से जात की लड़ाई मिलेगी, जहां की भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम जाति भेद को मिटाएंगे और आज वही पार्टी जातिगत लड़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। जब से मतदाता हूं तब से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूं। अपने धन से, अपने मतलब बाहुबल से, अपने कर्म से भारतीय जनता पार्टी के को सींचा है। तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है कि हमें तो हमारी पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कल के लिए पहली चीज, इसमें पहले 2012 में जो ड्राफ्टिंग हुई थी, SC ST को इसमें प्रोटेक्ट किया गया था। ये जो जनवरी 2026 नया यूजीसी बिल अवतरित होकर के आया है, इसमें OBC को भी जोड़ दिया गया है। तो प्रथम दृष्टया ये देखने में लग रहा है कि सिर्फ सामान्य वर्ग ही अपराध करता है, जबकि 82% स्टूडेंट सामान्य वर्ग के अलावा OBC और SC ST के हैं। तो असली प्रोटेक्शन की जरूरत तो सामान्य वर्ग को है, लेकिन नहीं। सामान्य वर्ग से इतनी नफरत क्यों है? सामान्य वर्ग तो हमेशा राष्ट्र हित की बात करता है। सामान्य वर्ग हमेशा अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का काम करता है। उसने कभी कोई जातिगत भाव नहीं है। उसके साथ यह अत्याचार हो रहा है। और दूसरा, यदि इस पे किसी सामान्य वर्ग के छात्र को झूठा एलिगेशन भी लगाया जाए, जांचों परांत यह सिद्ध हो जाए कि यह झूठा है, तो झूठा आरोप लगाने वाले के लिए कोई सजा का प्राविधान नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सामान्य वर्ग, ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूं कि पढ़ाई करने वाला वर्ग है, शिक्षा से जुड़ने वाला वर्ग है। तो उसका छात्र ऑटोमेटिक पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तेज होगा। तो कहीं न कहीं छात्रों में कंपटीशन होता है। ऐसे समय में, परीक्षा के समय में अगर उसको जो है झूठा एलिगेशन लग जाएगा
तो उसकी तो साल भर की मेहनत नहीं, पूरे जीवन की मेहनत खराब हो जाएगी, दांव परिवार पर के लग भी जाएगी, सपने चूर हो जाएंगे। दांव पर लग जाएगी। तो इसलिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस सरिया कानून को वापस लेने का काम करें मोदी जी। और अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो या तो फिर सल्फास की गोली हर कोटे पे भेज करके सामान्य वर्गों को दे दीजिए कि मर जाओ, तुम्हें हमारे देश में रहने का अधिकार। एक लाइन में ये क्यों नहीं कह देते हैं? एक लाइन में सिर्फ ये कह दें कि सामान्य वर्ग इस देश में अब रहने लायक नहीं रह गया। 85% का वोट हम लेकर के सरकार बना लेंगे, क्या जरूरत है सामान्य वर्ग की? बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, शब्द नहीं है। महाराणा प्रताप को ले लीजिए, चाहे आप श्री राम को ले लीजिए, सबने देश के लिए योगदान दिया है, लड़े हैं, अपने सीने पे तलवार झेली है उस समय गोलियों। वही आज श्रवण समाज ही बीजेपी को कहीं ना कहीं इस एक औहदे पे पहुंचाई है जो विश्व में विख्यात है, बीजेपी और मोदी योगी जी। तो कहीं ना कहीं श्रवण का बहुत योगदान रहा है। लेकिन जब यह काम हो जा रहा है तो हमारे श्रवण समाज अब कहाँ जाएगा? पहली एक बात, ये जो कानून आया है इसमें योगी जी का तो कोई रोल नहीं है। इसको जो है केंद्र से ये कानून आया है, तो अब वो विषय दूसरे हैं। मेरा सिर्फ इतना इसमें कहना है कि इस कानून को सरकार वापस ले। आह्वान करते हैं, आप ऐसा जुल्म मत करिए, नहीं तो इसका आने वाला दुष्परिणाम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जो लोगों की भावनाएं हैं बहुत आहत हैं। अभी तो आप ये मान के चलिए कि बहुत धीरे धीरे इसका प्रचार तेजी से हो रहा है। ज्यों-ज्यों लोगों के दिमाग में ये बातें पहुंच रही हैं, सबको विश्वास, कुछ तो सामान्य वर्ग के लोगों को अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि यह यूजीसी बिल हमारे लिए इतना खतरनाक साबित होगा। और झूठा भ्रामक प्रचार बताया जा रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज नियम पे आ गई, अब उसमें रह क्या गया है? उसमें संशोधित करें। उसमें जो है छात्र को तो कम से कम जातिगत दृष्टिकोण से दूर रखना चाहिए। छात्रगत जो जीवन है उसको इससे दूर रखना चाहिए। उसको वहां का माहौल, हम कहाँ गुरुकुल शिक्षा की पद्धति के पढ़ने वाले सपनों को देख रहे हैं और कहाँ आज हमको जाति में बांटा जा रहा है। तो ऐसा तो एक प्रधान का काम नहीं होता है। देश के मुखिया का काम यह नहीं होता है। देश के मुखिया का काम उसकी नजर में हर छात्र की नजर से ही होना चाहिए, समानता होना चाहिए। तो इस विषय पे हमारी तो यही आह्वान है, सरकार नहीं तो हम लोग अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ इसका विरोध करेंगे और जहां तक हो सकेगा वहां तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसमें पीछे नहीं हटेंगे। इसमें सरकार से बराबर अनवरत अनुरोध हमारा जारी रहेगा, हमारा विरोध जारी रहेगा। और हम अपने सवर्ण समाज से भी इस पे अनुरोध करते हैं कि आप सब जाग जाइए, नहीं आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में हमारी आपकी जवाबदेही निश्चित तय होगी। क्या यह श्रवण समाज एक बड़ा प्रोटेक्ट भी आगे कर सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल करेगी। 28 तारीख को हम लोग खुद एक धरना प्रदर्शन का ऐलान किए हैं और करेंगे। यहीं त्रिवेणीपुरम से हम लोग सब सवर्ण समाज एकत्रित होंगे। सवर्ण समाज ही नहीं, इसमें सब समाज को सहभागिता देनी चाहिए। उसको अगर गहराई से समझेंगे तो हम कहाँ हिंदू की बात करते हैं, हिंदू महासभा की आह्वान करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हिंदू महासभा मैंने स्वयं प्रयोजित की थी। तो हमारे लिए तो हमारा हर जाति, हर वर्ग हमारा भाई है और इसमें तो एक फूट डाली जा रही है। और हर समाज को हम आह्वान करते हैं कि इस काले कानून का विरोध करना चाहिए और आए 28 तारीख को उस धरना प्रदर्शन में अपनी सहभागिता दें और सरकार को यह सोचने पे मजबूर करें कि हमसे गलत हो गया है, इसको हम ड्रॉबैक करें। सर्वप्रथम यूजीसी पे तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकारें, चाहे यह सरकार रही हो या इससे पूर्व कोई सरकार रही हो या जब से भारत आजाद हुआ है, हम सवर्णों का दोहन ही, शोषण ही सभी सरकारों और राजनीतिज्ञों का पेशा बन चुका है। हम चाहे दयनीय स्थिति में हो या मजबूत स्थिति में हो, लेकिन हमारा शोषण तय है। सबसे पहले हम
आते हैं रिजर्वेशन की स्थिति में। अगर सरकारें ये चाहती हैं कि सभी को एक समान अवसर दिया जाए तो उनको शिक्षा का अवसर दिया जाए, मेडिकल का अवसर दिया जाए, आगे बढ़ने का अवसर प्रोवाइड किया जाए, न कि आरक्षण की बैसाखी पर बैठाकर किसी दूसरे वर्ग का गला दबाया जाए। पहले तो आरक्षण दिया इन्होंने, उसके बाद सवर्णों के ऊपर यानी सवर्णों का आरक्षण देने पर सवर्णों की शैक्षिक और बौद्धिक योग्यता का हनन हुआ। आज जो है स्थिति यह है कि -40% पे मेडिकल में दाखिल हो रहे हैं। क्या -40% वाला डॉक्टर आगे चलकर काबिल होगा? क्या वह डॉक्टर योग्य है या नहीं है? योग्यता भी की कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ यह है कि बस होना चाहिए बस। दूसरी स्थिति आई, उसके बाद हम पे SC ST का भार सौंप दिया गया। SC ST आने पर भाई ठीक है, वो कमजोर वर्ग आप उनको मानते हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में, हम सवर्णों के दृष्टिकोण में, हम तो सदा ही वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हुए, सभी को अपना भाई समझते हुए और सभी की मदद में हमेशा आगे रहे हैं। वह खत्म होने की स्थिति में माननीय मोदी जी पुनः जो है एक SC ST बिल लाकर वो हमारे ऊपर थोप दिया, जिससे हमारी सामाजिक स्थिति, नैतिक स्थिति, नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों का आर्थिक पतन, यानी हर तरह से हम भय में, यानी हम सवर्ण समाज हर तरह के भय में जीना प्रारंभ किया। ठीक है, किसी तरह से उस स्थिति के साथ हम अपने आप को एडजस्ट करके फिर भी वसुधैवकम कुटुंबकम का नारा लगाते हुए आपके साथ, सबका साथ सबके विकास में रहे। आपके इसी स्लोगन पर भी हम चलते रहे कि भाई ठीक है, ऐसा होना चाहिए, इससे राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा, देश जो है विकसित होगा। इस सारी परिकल्पना के साथ सवर्ण समाज आज बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उसके बाद यह यूजीसी जैसा काला कानून यूजीसी ने जबरन जो है सवर्ण समाज पर थोप दिया। 2012 में जो भी स्थिति थी उसमें तो कम से कम यह था कि अगर कंप्लेंट झूठी होती है तो कंप्लेनेंट के ऊपर कार्रवाई की जाए। यहां तो वह भी स्थिति नहीं है। दूसरी स्थिति यहां यह बनती है कि आपने बैकवर्ड SC ST और अन्य धर्म और समुदाय और पंथों को जो है जोड़कर सिर्फ सवर्ण समाज को बाहर कर दिया, जिससे यह सीधा तात्पर्य होता है कि जो अपराधी है, जो उपद्रवी है, वो सिर्फ सवर्ण समाज ही है। दूसरी स्थिति यह बनेगी कि सवर्ण समाज के बच्चे, यानी सवर्ण समाज के बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है, आप उसको भी खा जाना चाहते। पहले तो आपने हमारे ऊपर प्रेशर किया SC ST से, पहली मार आरक्षण की, दूसरी मार SC ST की, तीसरी स्थिति क्या आ गई कि अब तो आप जो उदीप्तमान जो हमारे भावी पीढ़ी हमारी है, आप उसके भी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए आप UGC जैसा कानून लाकर आप उसके साथ भी खेल रहे हैं। यानी हम सवर्णों को समूल रूप से नाश, यानी समूल नाश करने के लिए इस प्रकार की जो है ओछी योजनाओं को हमारे ऊपर थोपा गया और थोपा जा रहा है। हम सवर्ण ही आज इस देश में शरणार्थी जैसी स्थिति में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। अतः जो है हमारे सभी सवर्ण भाई बंधुओं से यहां अनुरोध है कि आप इस UGC कानून के साथ SC ST और आरक्षण जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरें और अपना और उन पर दबाव बनाएं, जिससे यह समाज में समानता, समरसता और जातिवाद का अंत हो सके। यह समाज कब तक सर ये अपने प्रोटेक्ट पे रहेगा? यदि मोदी जी नहीं पीछे ना आए तो हमारा यह समाज कहाँ यदि तक जाएगा? मोदी जी या सरकार, यानी मोदी जी की क्या कहें, हम सरकार की बात करेंगे, क्योंकि सरकार समभाव में होनी चाहिए। वो चाहे मोदी जी की हो या किसी अन्य की होती, सरकार का काम है, आपका प्रत्येक नागरिक आपका बच्चा है। इस विचारधारा के साथ आपको अपने कार्य को करना चाहिए। और दूसरी स्थिति यह है कि आपकी स्थिति में सिर्फ सवर्ण समाज आपका बच्चा नहीं है, बाकी सभी आपके।
यह सिर्फ एक राजनीतिक वोट बैंक यानी वोट बैंक की राजनीति के लिए कि सवर्ण समाज तो हमारा है ही है, हम ये करेंगे तो बैकवर्ड भी हमसे जुड़ेगा, हम ऐसा कर देंगे तो SC ST भी हमसे जुड़ेगा। सिर्फ इतना करने के लिए सिर्फ हमारा दोहन, जो हमको गाली दे दे वो हीरो हो जाता है, जो सवर्ण समाज की बहन बेटियों को देखे वो पूज्यनीय हो जाता है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। बच्चियां अगर मान लीजिए बच्चे स्कूल जाएंगे वो भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं थे पड़ोसी से, अब उनसे भी हम स्कूल में भी सुरक्षा वो करें। इन सारी चीजें जो है क्या सवर्ण समाज के लिए ही है? क्या सवर्ण समाज को यह सरकार यानी पूर्ववर्ती सरकारें क्या सवर्ण समाज को अपने देश का सांप समझती हैं, जिनका फन कुचलने के लिए जो है ये सारी प्रक्रिया लागू की जा रही है? यह नितांत गलत है, इसका हम विरोध करते हैं और सवर्ण समाज को चाहिए कि एकजुट होकर पूरा विरोध करे और ऐसी सरकारों का बाइकाट करे, बल्कि जो है इनको जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक इनको समझे नहीं, सुधरेंगे नहीं। इनको समझ आनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। गौरव सिंह विश्व हिंदू परिषद का जिले का पदाधिकारी हूँ। लगभग सभी सज्जनों ने अपनी बात रख ही दी है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, तो सवर्णों के साथ इतना भेदभाव क्यों, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर सवर्ण समाज है। तो सवर्ण समाज ऐसा क्या आपके लिए नहीं कर पा रहा है जो आप सवर्णों को इतनी सजा दे रहे हैं? इतना सवर्णों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्या सवर्ण समाज भारत में रहने का अधिकारी नहीं है? सवर्ण समाज जहर खाकर मर जाए, सवर्ण समाज का बच्चा विद्यालय में न पढ़े, क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? हम लोग तो सदैव से भारतीय जनता पार्टी को ही अपना तन मन धन से सपोर्ट किए हैं, लेकिन इस तरीके का अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से नहीं था। और ऐसा लग रहा है कि अब इनका जाने का समय आ गया है, क्योंकि फैसला लेने में बहुत ही भेदभाव किया जा रहा है। हिंदू की बात करके सवर्ण बैकवर्ड SC में आपस में लड़ा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? UGC लगाकर शंकराचार्य का मुद्दा बनाकर ध्यान भटकाया जा रहा है। ये सब कब तक चलेगा? ब्राह्मण ठाकुर को लड़ा देंगे आपस में, ब्राह्मण को लड़ा देंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड को लड़ा देंगे, बैकवर्ड SC को लड़ा देंगे। ये सब कब तक चलता रहेगा? अब सवर्ण समाज जाग चुका है और अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार बैठ चुका है। और अगर ये UGC कानून वापस नहीं लेते तो इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और ये जहां से आए हुए हैं वहीं इनको खदेड़ दिया जाएगा। इसका 2027 में क्या फर्क पड़ेगा भैया? 2027 में देखिए, ये कानून केंद्र द्वारा पारित की गई है। माननीय महाराज जी को इसका शिकार बनाया जा रहा है। कारण क्या है जानते हैं आप? जैसे कि दुनिया जानती है कि भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अच्छे चेहरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी माने जा रहे हैं, और वो आप जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री के रास्ते में बाधक भी बन रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अमित शाह के सामने एकदम बिल्कुल फ्रंट पे उनसे ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं, आप जानते भी होंगे। तो कहीं न कहीं 2027 में उनको शिकार बनाया जा रहा है कि इनको 27 में UGC कानून को थोप करके सवर्णों को आपस में लड़वा करके 27 में योगी जी को निपटा दिया जाए और उसके बाद इनका प्रधानमंत्री का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये अपनी गलतफहमी दूर कर ले कि अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आप प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान भी नहीं बन पाओगे। यह मैं अमित शाह को, माननीय गृह मंत्री जी को खुली चेतावनी देता हूँ। हमारे गुजरात वापस लौटना ही पड़ेगा। वो तो कहते हैं झोला उठाएंगे चल देंगे। झोला तो था ही उनके पास, इसके अलावा उनके पास क्या था? झोला ही था ना, ले जाएंगे। उनको क्या दिक्कत है? उन्होंने जो किया हमारे लोग के साथ। जैसा कि भैया ने 28 जनवरी की जिक्र की, तो 28 जनवरी पे क्या एक बड़ा
समाज आपके साथ एकत्रित हो रहा है रोड पे? 28 जनवरी को हम लोग सभी वर्गों को साथ लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम डीएम को एक अच्छा ज्ञापन भी दें जिससे समाज में समरसता का भाव उत्पन्न हो और हमारा समाज आपस में लड़े न, बटे न, कटे न। भैया इससे बड़ी कष्टदायक है स्टूडेंटों के जीवन इसमें, कहीं नहीं कहीं अब क्लासरूम में जो आपसी प्रेम संबंध रहा है, बच्चों में छीन के खाने की प्रथा होती है हम लोग भी, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा बच्चों के करियर में? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि बच्चों में कोई जाति का भेद था ही नहीं, विद्यालय परिसर में होता भी नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले सवर्णों को बैकवर्डों से लड़ाई, बैकवर्डों को एससी से लड़ाई, अब छात्र जीवन को प्रभावित कर रही भारतीय जनता पार्टी। ये कतई बर्दाश्त नहीं है और इसका बहुत कठोर ढंग से विरोध किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगा तो पुतला दहन किया जाएगा और यूजीसी कानून इनको वापस लेना ही पड़ेगा। ये तानाशाही सरकार अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और कुछ भैया? नहीं जी, जैसा कि हमारे सारे दर्शक अब तक आप यूजीसी की चर्चा चली और कुछ देर हमारा माघ मेले का भी चर्चा रहा, तो थोड़ा सा आचार्य शंकराचार्य जी के विषय में भैया ने जिक्र किया, तो थोड़ा सा उस पर भैया, शंकराचार्य जी अभी संगम नहीं नहा पाए हैं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राजनीति तो शंकराचार्य जी बहुत शुरुआत से ही कर रहे हैं। जैसे कि प्रथम दृष्टया कहा जाए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही उन्होंने वैश्विक स्तर पर इतना छीछा लेदर कराया कि जो कि शंकराचार्य को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। कहीं न कहीं शंकराचार्य जी स्वयं राजनीति से प्रेरित हैं। और दूसरी बात, माघ मेला में दुर्भाग्यवश भगदड़ हो ही गया, तो आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हो, मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, कहीं न कहीं राजनीति के तो अंग आप हो ही गए हो। आपको राम मंदिर में दर्शन नहीं करना है, धीरू भाई अंबानी के यहाँ, मुकेश अंबानी के यहाँ पूड़ी खाने जाना है, जबकि शास्त्र सम्मत ये अनुचित है। कोई शंकराचार्य किसी भी विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकता। तो क्या है शंकराचार्य की परिभाषा? अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधियों के मरने पर आपको कष्ट होता है, आप शंकराचार्य हो? यही है शंकराचार्य की परिभाषा? ऐसे शंकराचार्यों को मैं फर्जी शंकराचार्य मानता हूँ। उनसे बार बार प्रमाण मांगा जा रहा है, ये कहाँ तक न्याय संगत है? प्रमाण मांगा जाएगा, इसलिए प्रमाण मांगा जाएगा कि शंकराचार्य गुरु शिष्य की परंपरा से चुने जाते हैं। इनके गुरुजी ने, जो इनके पूर्वाधिकारी थे, अपने जीवित रहते इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किए थे, इसलिए शंकराचार्य नहीं माने जाएंगे। इन्होंने खुद शंकराचार्य बना हुआ है, अपने आप को घोषित किया हुआ है। एक साधु महात्मा कितना अडिग नहीं होना चाहिए, इससे एक समय रहा 2025 में जब पूरे विश्व में हमारा भारत केवल और केवल प्रयागराज के सनातनी नाम से जाना जाएगा, लेकिन ये जो मुद्दा इस समय चल रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज पे एक ठेस पहुंचा, पूरे भारत पे ठेस पहुंचा। जी, बिल्कुल ठेस पहुंचा है। कहीं न कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही है, इसको मैं स्वीकार करूंगा और इसको स्वीकार करना भी चाहिए। कहीं न कहीं सनातन परंपरा की जो देश में हंसाई हो रही है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन को दंड मिलना ही चाहिए। आप कुछ भी करें, लेकिन आप किसी की चोटी पकड़कर खींचना, किसी का तिलक मिटा देना, किसी का रक्षा सूत्र काटना, ये सनातन धर्म पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे पुलिस अफसरों पर कठोर कार्यवाही करें। भैया, अब कल हमारी शंकराचार्य जी से वार्तालाप भी हुई, आपने देखा भी होगा। हमने उनसे पूछा कि भविष्य में आपको कहीं ऐसा बैन न कर दिया जाए कि आप कभी प्रयागराज ही ना आए, तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मुझे ऐसी नोटिस मिल गई। नहीं, ये कहाँ तक सही है? ऐसा तो ये प्रशासन का पहली बात तो विषय है। दूसरी बात है, अगर इनके आने पर विवाद ही हो रहा है हर वर्ष, तो कहीं न कहीं इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो यहाँ माघ मेले में शांति बन जाएगी। ठीक है, और भी हमारे शंकराचार्य हैं, वो कल्पवास करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, लेकिन अगर इनके आने पर विवाद ही बन रहा है तो कहीं न कहीं उनको स्वयं माघ मेला से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा भैया ने बात रखा कि शंकराचार्य का अपना एक मैंने भी कई साधुओं से वार्तालाप किया, आप लोगों ने चैनल पे देखा भी होगा कि गंगा तट पे पहुंचने से 1000 मीटर के आसपास ही आपको अपना खड़ाऊ और जिस चीज़ से आप गए हैं
बैलगाड़ी या किसी से उसको वहाँ खड़ा कर देना चाहिए, उसके बाद आपको वहाँ तक जाना चाहिए। आप एज ए शंकराचार्य हैं, आप एक साधु महात्मा हैं, आपको विनम्र होना चाहिए। और आप शंकराचार्य हैं तो लोग कहते हैं जिस पेड़ में फल होते हुए पेड़ झुक जाते हैं, और आप तो इतने निसंकल्प बना लिए कि जब तक आपको तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आपसे वार्ता नहीं करेंगे आप तब तक संगम नहीं नहाएंगे। खैर वो आपका अपना विषय है, लेकिन जैसा कि भैया ने बताया कि शासन प्रशासन ने जो लापरवाही की है वो वाकई में न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इससे एक सनातन के साथ खिलवाड़ा आपने किया, किसी को चोटी काट देना, किसी का चंदन मिटा देना, ये एक पूरे हिंदू वर्ग के समाज के साथ खिलवाड़ हुआ। क्योंकि चंदन लगाना, रक्षा बांधना, चूनी रखना, ये हिंदू समाज का कल्चर रहा है, इससे सभी हिंदू समाज को आहत आई है। तो ऐसे डीएम महोदय आपको टैग करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आपके जो भी ये सैनिक हैं जो अपनी मानसिकता तुच्छ टाइप की रखते हैं, उन पर आप अंकुश लगाएं, नहीं तो जल्द ही आपको यहाँ से विदा लेना पड़ेगा। बने रहे ENI न्यूज़ टीवी के साथ। मैं रोहित प्रजापति, जल्द मिलता हूँ अगले खबर के साथ।